पेरेंटिंग पर और विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हरिपाल सिंह पिलानिया जी को, जो साइकोलॉजिस्ट हैं। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम। तो सबसे पहले आप बताइए कि किस उम्र के बच्चों की आज आप यहाँ बात करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। पेरेंटिंग को यदि सेपरेट करें तो इसको 3 सेगमेंट में मैं देना चाहूंगा जी। एक सेगमेंट है 0 से 8 साल के बच्चों के लिए, दूसरा 8 से 12 और तीसरा 12 से 18। तो आज हम 0 से 8 साल के बच्चों की ज़रूरतें और उसके चैलेंजेस पेरेंट्स के लिए उस बारे में बात करेंगे। जी, तो सर सबसे पहले जो बच्चा जन्मता है, जब उस वक्त आपको क्या लगता है कि हमारी जो एक पेरेंट्स का जो फर्ज होता है वो क्या होना चाहिए सबसे पहले उस छोटे से बच्चे के, नवजात शिशु के प्रति? ये तो किसी माँ से आपको पूछना चाहिए। एक्चुअली हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें एक दूसरे इंसान, एक बच्चे के तौर पे एक दूसरे इंसान को के पालन पोषण का मौका भगवान ने दिया है जी। तो रही हमारे कर्तव्यों की बात, जब तक ज्वाइंट फैमिली कल्चर था तब ये एक्सपीरियंस्ड दादियाँ नानियाँ उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहती थी। आजकल क्योंकि न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा सा ये चैलेंजिंग जरूर मुझे लगता है हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि जब बच्चा परिवार में रहता था तो कोई भी पाल सकता था उसको और सब लोगों के संस्कार उससे मिलते थे, और आजकल न्यूक्लियर फैमिली है तो सिर्फ माता और पिता उन्हीं पर आश्रित हो गया है वो। हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी बटी हुई थी जी। और उनको दादियों का एक्सपीरियंस भी इतना साथ में अच्छा रहता था, तब ज्यादा बेहतर बच्चे का बचपन होता था मुझे लगता है। सर एक ये पूछना चाहती हूँ मैं कि जैसे ही बच्चा 5-6 महीने का होता है, मतलब क्रॉल करने लगता है या बैठना सीख जाता है, माँ बाप मोबाइल फोन का यूज बहुत ज्यादा करते हैं उसके साथ। कईयों को तो मैंने देखा है कि अगर वो खाना नहीं खा रहा है तो उसका ध्यान लगाने के लिए उसे मोबाइल फोन हाथ में पकड़ा देते हैं, कहीं उसको खुद बिजी होते हैं इसलिए पकड़ा देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है आपके हिसाब से? हाँ, मोबाइल फोन बच्चे की लाइफ की एक सबसे बड़ी खराब चीज मैं समझता हूँ है। बच्चे को मोबाइल देना, आपने क्रॉलिंग वाली बात की, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कोई पेरेंट्स देते होंगे, लेकिन इस चीज को मैं मोबाइल का इशू आया है तो थोड़ा सा आगे तक भी ले जाना चाहता हूँ। बच्चे को मोबाइल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसी बहुत सी रिसर्च आ चुकी हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं। हम भी तो बिना मोबाइल के बड़े हुए हैं, हमारे पेरेंट्स थे तब कौन से मोबाइल फोन थे। ये मुझे लगता है कि पेरेंट्स कई बार अपनी कन्वीनियंस के लिए बच्चों को दे देते हैं, बट ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग है बच्चों की लाइफ में। सबसे पहले तो उनको ये जानना चाहिए कि वो खिलौना नहीं है, एक डिवाइस है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। मोबाइल अब मोबाइल का है, बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। नो मीन्स नो। अपनी सुविधा के अनुसार वो उन्हें पकड़ा देते हैं कि हम बिजी हैं तो चलो बच्चा खेलता रहेगा। और इसके अलावा एक और जो शिकायतें पेरेंट्स करते हैं कि बहुत जिद्दी है बच्चा, और जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि ये अपने पिता पे गया है, और फिर मारना पीटना भी शुरू कर देते हैं कई बार। ये किस वजह से होता है और क्या पेरेंटिंग में इसे बदला जा सकता है? हाँ बिल्कुल। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा जिद्दी नहीं होता। पिछले 20-22 साल के मेरे पेरेंटिंग एक्सपीरियंस को लेके मैं एक चीज का दावा कर सकता हूँ कि मैं आज तक एक भी जिद्दी बच्चे से नहीं मिला। ये तो बड़ी बात और बड़ा खुलासा है। क्योंकि बच्चे अक्सर जिद्दी होते हैं, और देखे हैं हमने आसपास ऐसे बच्चे जो जमीन पर मतलब लेट जाते हैं अपनी जिद पूरी करने के लिए, और माँ बाप को भी मजबूरन करना पड़ता है वो। नहीं, इतनी कोई मजबूरी होती नहीं है। बच्चा जिद्दी तो एक सिचुएशन में होता है, 2 में मैं कह सकता हूँ, बल्कि बच्चा जिद्दी 2 सिचुएशन में होता है। एक तो जहाँ पे ज्वाइंट फैमिलीज हैं, किसी चीज के लिए मम्मी ने मना किया या पापा ने मना किया, तो हमारे घरों में एक सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं जो दादा दादी, वो बीच में आ जाते हैं। क्या छोटी सी चीज के लिए बच्चे को रुला रखा है, चलो मैं दिलाता हूँ। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है जब बच्चे ने कोई चीज मांगी और आपने मना कर दिया। उसने 1 बार 2 बार जिद की, रिक्वेस्ट की, फिर आपने वो चीज दिला दी, तो बच्चा वहां जिद्दी होना शुरू हो जाता है। पीछे कुछ दिन पहले एक पेरेंट्स मिले, बोलते हैं सर एक बड़ी समस्या आ गई हमारे घर में। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले वो 8 साल का बच्चा है, जानते हो आप? मैंने कहा हाँ जी। बोलता आजकल चीज बाद में मांगता है, रोने पहले लग जाता है। मैंने कहा आपका बेटा बहुत समझदार हो गया, बधाई हो। बोले कैसे? मैंने कहा उसको पता है वो 3-4 लेवल हैं, पहले रिक्वेस्ट करेगा, फिर मांगेगा, फिर जिद करेगा, फिर रोएगा।
जब रोएगा तो मिलेगी चीज, तो उसको पहले से पता है, शुरुआत ही वहीं से करते हैं, क्यों अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट की। हाँ बिल्कुल, उसने एक दो बार देख लिया ना कि हाँ। मेरे रोने पे ये रिएक्शन होता है, तो वो वहीं तो उस से पैटर्न को बच्चा पकड़ लेता है। तो बच्चे, सवाल जिद्दी का था, बच्चे बिल्कुल जिद्दी नहीं होते हैं। हो सकता है कि हम अपनी किसी और व्यस्तताओं के कारण या अपनी किसी और कंफर्ट के कारण, एक छोटी सी चीज है, मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ। रात को 3 बजे एक बच्चा नींद से उठता है, जी 4 साल का बच्चा, और बोलता है भूख लगी है। मम्मी आमतौर पे क्या होता है, बिस्किट है, कोई चीज घर में, कोशिश करती है कि ठीक है बिस्किट खिला दूं, बोले नहीं हलवा खाना है। हे भगवान, हलवा! माँ का सर्दियां हैं, रजाई में लेटी हुई है, कंफर्ट है, नींद है, और सो काम रहे होंगे दिन में, थकी हारी होगी। अब बच्चा जिद्दी है कि माँ जिद्दी है, यदि ना बनाए तो। ये मेरे घर में हुआ, और मेरी वाइफ ने उठ के रात की आधी रात को उसको हलवा खिलाया, और वो बच्चा इतना ओबीडियंट बच्चा है। कभी कभार बच्चा को ये चीज ऐसे ट्राई करके देखता है शायद, लेकिन मुझे लगता है कि ये जिद की कैटेगरी में नहीं हो सकता। ऐसे ही कुछ और शिकायतें रहती है माँ बाप की कि खाना नहीं खाता है हमारा बच्चा, या शरारतें बहुत ज्यादा करता है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? दोनों बड़े बड़े मुद्दे हैं। इनमें से एक जी, आप खाना खाने वाला उठा सकते हैं। खाना नहीं खाता। आजकल, पहले जमाने में क्या था, बच्चे ज्यादा थे और खाने को कम था, थोड़ा सा अभाव का वक्त जैसे मैं कह सकता हूँ रहा है। जी। आजकल खाने वाले कम हैं और खाना ज्यादा है, फ्रिज भरे रहते हैं। अभी हाल ही में एक नाइट आउट कैंप हुआ, हमने स्कूल में ऑर्गेनाइज करवाया। उस नाइट आउट कैंप में हमने देखा बच्चे हरी सब्जियां भी खाते हैं, और हलवा भी खाते हैं, और पुलाव भी खाते हैं। उसकी मूल वजह यह है कि आजकल बच्चों को भूख नहीं लगती। भूख से पहले और भूख से ज्यादा बच्चों की लाइफ में खाना है। तो उस नाइट आउट कैंप में हमने क्या किया, 5 बजे बुलाया बच्चों को, बहुत सारे गेम्स एक्टिविटीज उनके खेलते रहे वो, और 7:30 बजे तक बच्चों ने बोलना शुरू किया, सर भूख लगी है, मैम भूख लगी है। तब भी हमने उनको खाना तैयार होते हुए भी नहीं दिया। 8 बजे, मैम बहुत जोर की भूख लगी है। जब ये चीज आई तो मैं कई बार पेरेंट्स से पूछता हूं कि आपने ये सबसे मीठा वाक्य जो है आखिरी बार कब सुना था? मम्मा बहुत जोर की भूख लगी है। तो भूख ही नहीं लगने देते। एक तो ये बात है, यदि बच्चे को ठीक से भूख लगी होगी तो बच्चा श्योरली अपना खाना खाएगा। दूसरा इशू में ये आता है इसमें कि कुछ स्नैक्स घर में अक्सर रहते हैं। जरा सी भूख लगी, बच्चे के आगे वो स्नैक्स रख दिए। अभी थोड़ी देर पहले बच्चे ने कुछ बिस्किट्स खाए हैं या चॉकलेट खाई है या कोई फ्रूट्स खाए हैं, तो प्रोबेबली उसको भूख नहीं होगी। मम्मियों का कई बार टाइम टेबल सेट होता है कि 8 बजे खाना खाना है तो खाना खाना है, अभी आधा घंटा पहले उसका पेट भरा है फ्रूट्स खा के, तो फिर वो तो वो नहीं खाएगा। तो एक लाइन की इसमें बात यह है कि बच्चे को यदि भूख लगने देते हैं और अच्छी भूख लगने देते हैं, खासतौर से बच्चा 4 साल 3 साल से ज्यादा बड़ा है तो फिर बच्चा खाने को लेकर कोई जिद नहीं करता। और एक और चीज है, आपने नहीं पूछा, मैं अपनी तरफ से इसमें जोड़ता हूं बात, मोबाइल के बिना बच्चे खाना नहीं खाते। बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है ये। मोबाइल खाते हुए बच्चे का जो ध्यान, अटेंशन है वो गेम या कुछ उस चीज में होती है, जो कोई कार्टून है, उसको पता ही नहीं वो ज्यादा खाना खा रहा है कि कम खाना खा रहा है, पूरा चबा रहा है कि नहीं चबा रहा है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है उसकी ब्रेन की जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाती है, जिसका बहुत भारी नुकसान बच्चे को तब होगा जब वो 10वीं या 12वीं में पूरा अपना पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। मोबाइल के अलावा टीवी और लैपटॉप, कंप्यूटर, ये भी मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं कि खाना बच्चा फ्री होकर खाते ही नहीं है। आजकल छोटे बच्चे जो भी हैं वो कुछ देखते हुए ही खाना पसंद करते हैं। इसके भी हम काफी खिलाफ हैं। जब टीवी है तो टीवी देखे बच्चा, 1 घंटा 2 घंटा बच्चा टीवी देखता है, हमें उसमें कोई एतराज नहीं। उसमें बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, बहुत सारी चीजें सीखता है, वो खुश होता है, उसका एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन खाने के साथ उसको प्लीज कभी ना जोड़ें, ये मेरा सजेशन है पेरेंट्स के। जी पीछे सर्वेज में ये आया भी था कि अगर आप खाना खाते वक्त एंगेज रहते हो इन डिवाइसेस के साथ तो ब्रेन स्ट्रोक तक हो सकता है। हाँ जी जी। और शरारतों की बात की थी मैंने आपसे। इसमें मैं 2 चीज हैं मेरे पास। एक तो सेफ्टी प्रूफ हाउसेज हैं, सेफ्टी प्रूफ, और एक सेफ्टी इनेबल्ड हाउसेज होते हैं। सेफ्टी प्रूफ वो हाउसेज होते हैं ना कुछ खेलने को, ना चोट खाने को,
वो बहुत ही बढ़िया वाले आप कह सकते हैं, लेकिन वहां पे बच्चे की डेवलपमेंट हैम्पर होती है। सेफ्टी इनेबल्ड वो हैं जो रिस्की चीजें हैं वो बच्चे की उसमें नहीं होती, जैसे चाकू है, छुरी है, तेज धार हथियार हैं, या गैस का कनेक्शन पीछे से दूर से बंद किया हुआ है, बच्चे की उसमें नहीं है। तो ऐसे घरों में जो सेफ्टी प्रूफ घर हैं वहां पे बच्चे शरारतें ज्यादा करते मिलेंगे। और जो सेफ्टी इनेबल्ड हैं, बच्चे के खेलने के लिए स्पेस है, और कभी बच्चा सोफे पे कूद रहा है, कभी बेड पे कूद रहा है, कभी बेड से नीचे कूद जाता है, उसकी उम्र की उसकी एनर्जी को चैनलाइज होने के लिए स्पेस चाहिए। वो तो जमाने में रहे नहीं कि बच्चा 4 घंटे 3 घंटे पार्क में अकेला खेल के आ रहा है। हाँ, वो बिल्कुल। पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को, बच्चे को उछल कूद को कुछ लोग कुछ पेरेंट्स शरारत बोलते हैं, तो वो शरारत की कैटेगरी मेरे हिसाब से नहीं होती है। सर, एक और पेरेंटिंग पे ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि जो मेंटल हेल्थ होती है बच्चे की, या जो फिजिकल हेल्थ होती है, इम्यूनिटी जिसको हम कह सकते हैं, वो क्या लेवल शुरू से जो पेरेंटिंग में तय किया जा सकता है? बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज आपको बताऊं कि फिजिकल हेल्थ के लिए तो पूरी सोसाइटी काफी कॉन्शियस है आजकल। खासतौर से अपनी बात जिन लोगों तक पहुंचेगी, रिसोर्सफुल हैं, पढ़े लिखे हैं, चीज़ों को समझते हैं और ऑलरेडी इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अभी जैसे सर्दियों का मौसम है, तो ये मेरा सजेशन है, एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स, उसमें 4-5 बादाम हो, कुछ काजू किशमिश, अलग अलग पिस्ता, उसकी जेब में डाल दो बच्चे की। आपको सामने बैठा खिलाने की जरूरत नहीं है, जिस पॉकेट में डाल दिए, बच्चा खेलते खेलते इधर उधर घूमते घूमते वो खा लेगा। वो उसके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, और बच्चे के जो आपका फिजिकल हेल्थ है उसका भी ख्याल रखेंगे। बल्कि इसमें काफ़ी सारे ऐसी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ड्राई फ्रूट्स में, जो फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है, जो उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं। दूसरी चीज़ मेंटल हेल्थ की है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक्चुअली। अब आगे की बातचीत में उनको भी हम साथ में कवर करेंगे। तो व्यूअर्स, यहीं पर एंड करते हैं हम आज का अपना पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें विजडम स्कूल हिसार चैनल को, और जुड़े रहिए हमारे साथ।